टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल बेसिक्स कोर्स। और आज का जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग फॉर बिल्डिंग। तो किसी भी तरीके का जो बिल्डिंग होता है, रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल हो या इंडस्ट्रियल हो, तो उसका प्लान बनाने के वक्त हम कुछ प्रिंसिपल कंसिडर करते हैं। उसी को हम देखेंगे इस वीडियो में। तो ये कुछ 12 बेसिक प्रिंसिपल है बिल्डिंग प्लानिंग के। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहला है एस्पेक्ट। एस्पेक्ट क्या है? एस्पेक्ट मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ डोर्स एंड विंडो इन द आउटर वॉल ऑफ बिल्डिंग। कोई भी बिल्डिंग जो हम प्लान कर रहे हैं उसका जो आउटर वॉल्स है उसके डोर और विंडोज कैसे अरेंज करना है हमें, इसको कहते हैं हम एस्पेक्ट। इसको हम ऐसे अरेंज करते हैं ताकि जो ऑक्यूपेंट्स हैं वो नेचुरल गिफ्ट्स जैसे कि सनशाइन हो गया, एयर हो गया, ब्रीज हो गया, सीनरी हो गई, ये सब एक्सपीरियंस कर सके जो वहाँ के रेसिडेंट है। तो इसे हम इसे अच्छे तरीके से अरेंज करते हैं डोर और विंडो को आउटर वॉल्स में। उससे क्या होता है, उससे एक हाइजेनिक एटमॉस्फेयर बिल्डिंग का बनता है और बिल्डिंग के अंदर की एयर मूवमेंट अच्छी हो जाती है। अगला है हमारा प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट क्या है? प्रोस्पेक्ट इज द व्यू एज सीन व्हाइल लुकिंग थ्रू द विंडो एंड डोर्स फ्रॉम अ सर्टेन रूम ऑफ हाउस। कोई भी रूम से जब विंडो से हम बाहर देखते हैं तो जो व्यू दिख रहा है ना उसे कहते हैं प्रोस्पेक्ट। तो कोई भी रेसिडेंट चाहेगा कि उसका जब भी वो विंडो खोले तो एक ब्यूटीफुल व्यू दिखे उसे, लेकिन ये हमेशा तो पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए हम ऐसे लोकेट करते हैं विंडोज को सही जगह पे जहाँ पे एक प्रेजेंट व्यू मिले। जैसे कि हम अगर घर का गार्डन है तो गार्डन की तरफ विंडो रखेंगे। फिर है तुम्हारा ग्रुपिंग। ग्रुपिंग सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। ग्रुपिंग क्या है? ग्रुपिंग इज द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस रूम विथ रेफरेंस टू देयर फंक्शन। हम क्या करते हैं, प्लान बनाने समय हमें अलग अलग रूम्स के अकॉर्डिंग हम अरेंजमेंट करते हैं। जैसे कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए हम कैसे ग्रुप करते हैं, लिविंग एरिया पहला हो जाता है, फिर स्लीपिंग एरिया, फिर सर्विस एरिया और सर्कुलेशन एरिया। अब ये इसमें कौन कौन से रूम आएंगे इसके अंदर? तो लिविंग एरिया में हो गया, लिविंग एरिया इज द एरिया फॉर जनरल यूज एंड शुड बी नेक्स्ट टू द फ्रंट वेरेंडा एंड नियर द एंट्रेंस। लिविंग एरिया में जैसे कि आपका ड्राइंग रूम हो गया, लिविंग रूम हो गया, ये सब जो रूम होता है जो जनरल यूज के लिए होता है और उसे कहते हैं हम लोग लिविंग एरिया। वो एंट्रेंस के नियर होना चाहिए या फिर अगर वेरेंडा है तो वेरेंडा के फ्रंट होना चाहिए। और लिविंग रूम जो होता है वो काफी अच्छे से वेंटिलेटेड होना चाहिए और उसमें काफ़ी स्पेस होना चाहिए ताकि फर्नीचर अच्छे से फर्नीचर हम अच्छे से रख सकें उसमें। सेकेंड है हमारा स्लीपिंग एरिया। दिस इज द एरिया ऑफ बेडरूम एंड शुड बी लोकेटेड टू गार्ड प्राइवेसी। ये बेडरूम्स के एरिया हो गए स्लीपिंग एरिया, और ये ऐसा लोकेट करना चाहिए हमें ताकि एक प्राइवेसी मेंटेन हो। The site should be sufficient to accommodate beds, dressing table, etc. Attached toilet to the bedroom should be preferred. अगर बेडरूम के साथ हम टॉयलेट अटैच कर रहे हैं तो अच्छा है, ये प्रेफर करना चाहिए हमें। तीसरा है सर्विस एरिया। दिस इंक्लूड द एरिया ऑफ किचन, डाइनिंग रूम, बाथरूम एंड टॉयलेट। अब डाइनिंग रूम जो हो रहा है वो किचन के क्लोज होना चाहिए ताकि हम फूड को कैरी कर सके आसानी से। चौथा है हमारा सर्कुलेशन एरिया। ये कौन सा एरिया? दिस इज एन एरिया ऑफ पैसेज, लॉबी, कॉरिडोर etc. जो जहाँ पर हम, और इसका जो स्पेस होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए, लेकिन ये वेंटिलेटेड अच्छे से होना चाहिए और लाइटनिंग सही होना चाहिए। अगला है हमारा फर्नीचर रिक्वायर्ड। फर्नीचर बेसिकली बताता है कि कोई वो रूम किस चीज़ के लिए यूज होने वाला है और हर डिफरेंट रूम के लिए हमें अलग अलग फर्नीचर के रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो कभी भी हम रूम का
प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें कौन कौन सी फर्नीचर यूज करनी है उस हिसाब से हम प्लान करते हैं, ताकि मैक्सिमम एरिया मिले मूवमेंट के लिए। अगला है हमारा रूमिनेस। रूमिनेस इज द अकम्प्लिस्ड ऑफ इकोनॉमी ऑफ स्पेस, यानी कि हम जितना स्पेस को बचा सकते हैं उसको कहते हैं हम लोग रूमिनेस। जैसे फालतू स्पेस नहीं देना चाहिए हमें, किसी भी बिल्डिंग को प्लान कर रहे हैं तो सारे स्पेस का हमें बेनिफिट लेना है। जैसे कि फॉर यूटिलिटी रेक्टेंगुलर रूम इज बेटर देन ए स्क्वायर रूम ऑफ द सेम फ्लोर एरिया। जैसे कि कोई बेडरूम है तो वो स्क्वायर से ज़्यादा अच्छा रेक्टेंगुलर होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो लेंथ और ब्रेथ रेशियो होगा वो सही रहेगा, उसमें काफ़ी फर्नीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो रेशियो हमें लेना चाहिए वो लेंथ ब्रेथ का 1.2:1 से 1.5:1 का। अगला है हमारा सर्कुलेशन। तो अलग अलग रूम्स में हम कैसे मूव करेंगे, एक्सेस करेंगे, उसके लिए जो फ्री स्पेस चाहिए उसे कहते हैं हम लोग सर्कुलेशन। जैसे कि पैसेज, कॉरिडोर वगैरह हो गया। तो सर्कुलेशन को हमें ऐसा डिज़ाइन करना चाहिए ताकि हर रूम का प्राइवेसी मेंटेन हो और उस जो हाउस होल्डर है उसको डिस्टर्बेंस ज़्यादा ना हो। फिर है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। द टर्म फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स प्रोविजन इन द ओरिजिनल प्लान फॉर इट्स फ्यूचर एक्सटेंशन और चेंज इन इनसाइड प्लानिंग ऑफ रूम। फ्लेक्सिबिलिटी क्या मतलब क्या है कि हम एक ऐसा प्लान बनाएं कि अगर फ्यूचर में कुछ उसका एक्सटेंशन होना है या कुछ चेंजेस करनी है प्लानिंग की में, तो वो हो सके, इसलिए हम ओरिजिनल प्लान ही फ्लेक्सिबल बनाते हैं। जैसे कि पब्लिक बिल्डिंग हो गई, स्कूल, हॉस्पिटल, हॉस्टल वगैरह, उसमें फ्यूचर एक्सटेंड और डेवलपमेंट का ज़्यादा चांसेस होता है, तो वहाँ हम प्लान जो बनाते हैं ओरिजिनल प्लान वो फ्लेक्सिबल बनाते हैं। अगला है हमारा प्राइवेसी। प्राइवेसी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन केस ऑफ बिल्डिंग प्लानिंग। ऑफ कोर्स ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, खास करके रेजिडेंशियल बिल्डिंग में। दो तरह की प्राइवेसी होती है, एक एक्सटर्नल होती है, एक्सटर्नल प्राइवेसी, और इंटरनल प्राइवेसी। एक्सटर्नल प्राइवेसी क्या होती है? जो बिल्डिंग है उसका सराउंडिंग और रोड से जो रेफरेंस हो रहा है उससे कैसे गार्ड करना है, उससे कैसे प्राइवेसी मेंटेन करनी है, उसको कहते हैं हम लोग एक्सटर्नल प्राइवेसी। ताकि जो जैसे आउटसाइडर है जो रोड से देख रहा है वो बेडरूम की तरफ बेड पे ना देख सके, या फिर कोई बिजनेसमैन है जो अपना ऑफिस घर में रखता है तो वो उसका भी प्राइवेसी मेंटेन हो, बाहर से उसका कट आउट हो जाए। इंटरनल प्राइवेसी हो गई घर के अंदर की प्राइवेसी, बिल्डिंग के अंदर की प्राइवेसी, जैसे कि ड्राइंग रूम हो गए या फिर बाहर का गेस्ट रूम हो गया, उसके और अंदर के बेडरूम की प्राइवेसी, ये सब कैसे मेंटेन करना है, तो इसको भी हम कंसिडर करते हैं प्लानिंग के समय। फिर है हमारा इकोनॉमी प्रिंसिपल। इकोनॉमी इज अ वाइटल फैक्टर इन बिल्डिंग प्लानिंग। While planning, following points should be carefully considered. The shape of square building is mostly economical since it provides the maximum amount of floor area with the least amount of wall area. कोई भी स्क्वायर बिल्डिंग का जो शेप होता है ना, जब बिल्डिंग जो स्क्वायर शेप की होती है वो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल होती है। क्यों? क्योंकि उसमें मैक्सिमम फ्लोर एरिया मिलता है हमें और लीस्ट वॉल एरिया, लोएस्ट वॉल एरिया मिलता है। Minimum offset should be provided to satisfy architectural and other practical consideration because the cost of constructions for corner wall is comparatively more than straight walls. ऑफसेट जितना कम हो सके उतना प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि क्योंकि जो कॉर्नर वॉल्स के जो कंस्ट्रक्शन होते हैं वो स्ट्रेट वॉल से ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, तो हमें स्ट्रेट वॉल ज़्यादा यूज़ करने चाहिए।
और भी कई चीज़ें हैं जो कंस्ट्रक्शन में होती है जो हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट करती है। तो जैसे कि प्लानिंग ऑन अ मॉड्यूलर बेसिस, डायमेंशन ऑफ ऑल रूम डोर एंड विंडो ओपनिंग वॉल बिटवीन टू ओपनिंग शुड बी मल्टीपल्स ऑफ अवेलेबल ब्रिक साइजेस। जितने भी रूम्स के डोर्स वगैरह जो भी हैं वो ब्रिक साइजेस के मल्टीपल होना चाहिए ताकि हमें ब्रिक को काटने की ज़रूरत ना पड़े, ब्रिक कटिंग की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। फिर sizes of room, considering the position, doors, windows and furniture, a greater economy can be achieved by reducing the size of room without affecting the crowding. रूम का साइज जितना रिड्यूस कर सकते हैं हम उसे करना चाहिए ताकि हमें उसे इकोनॉमिकल सेविंग हो सके। फिर फ्री स्पेस एरिया, अब जो फ्री स्पेस एरिया होता है या जो सर्कुलेशन एरिया होता है जो वो कम से कम रखना चाहिए, हमें रिड्यूस कर देना चाहिए मिनिमम पे ताकि हमें कॉस्ट बचे। फिर रिड्यूसिंग स्ट्रक्चरल कॉस्ट, द फाउंडेशन एंड अदर कंस्ट्रक्शन should not be designed to be unnecessarily strong by assuming a large volume of load and low value of working stress. फिर है तुम्हारा इकोनॉमी इन यूजिंग बिल्डिंग मटेरियल, as much as possible local material should be used in the construction, जितना हो सके हमें लोकल मटेरियल का इस्तेमाल करना चाहिए कंस्ट्रक्शन में। अगला है तो हमारा एलिगेंस। इन सिंपल वर्ड्स एलिगेंस मीन्स द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ अ बिल्डिंग प्रोड्यूस्ड बाय एलिवेशन। किसी भी बिल्डिंग को जब हम उसका जो 3D एक्सटर्नल अपीयरेंस निकालते हैं वो उसको कहते हैं हम लोग एलिगेंस। तो ये कई फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे कि प्रोपोर्शन ऑफ विड्थ एंड हाइट, कितना विड्थ है कितना हाइट है बिल्डिंग की, पोजीशन ऑफ डोर और विंडो की पोजीशन क्या क्या है, मटेरियल का चॉइस क्या क्या है, ये सब फैक्टर डिपेंड करता है उसके एलिगेंस पे। तो ड्यूरिंग द प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग आर्किटेक्चरल डिजाइन एंड कंपोजिशन शुड बी विजुअलाइज्ड टू क्रिएट एन एलिगेंट स्ट्रक्चर। तो बिल्डिंग प्लान करते समय हम ये आर्किटेक्चरल डिजाइन को विजुअलाइज करना चाहिए एक एलिगेंट स्ट्रक्चर बनाने के लिए।